और नेता नगरी के इस सत्र में हम बात करेंगे संसद भवन की। 20 तारीख रिलेवेंस है, उस दिन कॉकरोच जनता पार्टी का मार्च है और उसी दिन संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत है। और इस शुरुआत के पहले देश में बहुत कुछ हो चुका है, जैसे डीएमके को लेकर खबरें उड़ चुकी हैं, जैसे एनसीपी में फिर से फूट पड़ गई है ऐसा कहा जा चुका है, जैसे कहा जा चुका है कि शिवसेना फिर से टूट चुकी है, और दिख तो रहा ही है कि तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसद अपना चूल्हा चौका अलग करने की डिमांड उठा चुके हैं। कहा है कि हमको अलग बैठाना, इन लोगों के साथ नहीं बैठेंगे। राज्यसभा के कुछ सांसद तृणमूल कांग्रेस के, वो भी पार्टी से पीछा छुड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बार संसद भवन में क्या होगा? क्या एनडीए के पास जब वोटिंग होगी तब क्या एनडीए के पास नंबर अच्छा मौजूद रहेगा पिछली बार के मुकाबले? क्या अप्रैल में जो डिलिमिटेशन बिल धराशायी हुआ था, मुंह के बल गिरा था, क्या इस बार वो पास हो जाएगा? और इस पे हम बात करेंगे हिमांशु जी से और राजदीप सर से। सबसे पहले हिमांशु भाई आपसे बात करते हैं, क्या एजेंडा होने वाला है इस बार के सत्र में सरकार का? सबसे बड़ी जो सरकार इस बार रणनीति के तहत आ रही है वो बिल है परिसीमन बिल। जिस परिसीमन बिल को संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिलने के साथ परिसीमन कमीशन का जो अपॉइंटमेंट है वो सरकार कर सकती है, क्योंकि ये नियम है कि परिसीमन कमीशन का अपॉइंटमेंट जो है वो सेंसस होने यानी जनगणना पूरी होने के बाद होता है। तो ऐसे में ये जो परिसीमन बिल पास हो जाएगा ये 2026 की जनगणना के आधार पर काम नहीं करेगा। ये जो परिसीमन कमीशन है ये 2011 की जनगणना के आधार पर सीटों का डिलिमिटेशन करेगा, जिसमें एक बड़ा इशू ये रहेगा सीटों की संख्या बढ़ाई जाना। ये सरकार की तरफ से पिछले जब स्पेशल सत्र बुलाया गया था, विशेष सत्र बुलाया गया, उसमें भी कहा गया था, ये बातचीत में सभी विपक्षी दलों के साथ जब बातचीत हुई थी उसमें कहा गया था कि सभी स्टेटों के अंदर 50% लोग सीटें बढ़ाकर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण जो है वो रिजर्व हो जाएगा, कर सकते हैं। ये एश्योरेंस सरकार ने दिया था, लेकिन विपक्षी दल का मानना था सरकार इसको लिखित में लाए। गृह मंत्री अमित शाह लिखित में के लिए उन्होंने सदन के फ्लोर पे कहा कि आप कहें तो मैं 1 घंटे में ले आऊं, लेकिन आप तैयार नहीं है क्योंकि आप इस बिल को पास नहीं कराना चाहते हैं, महिला विरोधी हैं। आज डायमेंशंस चेंज हैं। आज बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम, पुडुचेरी के रिजल्ट आ चुके हैं और सरकार ने नंबर्स को लेकर एक नई रणनीति बनाई है सिद्धांत भाई, और वो ये है टीएमसी के 28 में से 20 बागी हैं। राज्यसभा के 4 सांसद, 3 पहले रिजाइन दिए, 1 कल दे चुके हैं। अब 4 सांसद राज्यसभा के तो पहले 3 आ जाएंगे, इधर शिफ्ट होंगे। ऐसे में सरकार को अभी जो नंबर्स चाहिए 543 सीटें हैं, लेकिन 3 सीटें लोकसभा की खाली हैं, तो वैकेंट है, तो उस आधार पर आपको 2/3 के लिए 360 नंबर चाहिए। पिछली बार सरकार को मिले थे 298। 20 बागी सांसद समर्थन दे रहे हैं, तो 318 का नंबर होता है। शरद पवार की जो एनसीपी है उसमें सुप्रिया सूले ने ये कहें कि एक तरीके से सहमति जता दी है कि वो इस बिल के पक्ष में है। तो 8 सांसद उनके हैं। दूसरे उद्धव सेना शिवसेना के 6 सांसद शिफ्ट हुए। तो संख्या बल को अगर आप देखेंगे तो 8 और 6 14, तो 18, 332 सरकार के पास आज संख्या है। ऐसे में डीएमके के साथ बातचीत चल रही है, क्योंकि डीएमके और कांग्रेस की जो लड़ाई है वो खुलकर सामने आई है। डीएमके ने पत्र लिखा लोकसभा स्पीकर को, राज्यसभा चेयरमैन को, कि उनको विपक्ष में अलग सीटें दी जाएं, कांग्रेस के साथ उनको डिवीजन नंबर ना दिए जाए, यानी सीट ना मिले इसके लिए। और इस पर फैसला जो है कल या परसों में संसद के सत्र शुरू होने से पहले हो जाएगा। तो अगर ये 22 भी जुड़ जाते हैं तो फिर सरकार के पास जो नंबर हैं वो बहुत बढ़ जाएंगे। तो ऐसे में आपको 5 से 6 नंबर चाहिए होंगे, जिनमें हेमंत सोरेन की पार्टी है,
कुछ और इंडिपेंडेंट सांसद से जो है बातचीत चल रही है सरकार की। सरकार को ये उम्मीद है या कुछ सांसद एब्सेंट भी कर सकते हैं। ऐसा पहले हुआ है, ऐसा पहले हुआ है 370 के टाइम पे ये हुआ था लोकसभा और राज्यसभा में। कुछ सांसदों ने एब्सटेंड किया था। एब्सटेंड का मतलब ये नहीं होता कि आपने खिलाफ वोट दिया, आप सदन में मौजूद ही नहीं रहे जब वोटिंग हो रही है उस समय। बीजेडी ने इस तरीके का जब किया था, जब वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया था, बीजेडी के कुछ सांसदों ने एब्सेंट कर दिया था। तो ये एक नई तरीके की स्ट्रेटेजी है सरकार की, और सरकार की ये पूरी कोशिश है इस संसद के मानसून सत्र में आप डिलिमिटेशन बिल, जो परिसीमन बिल है, उसको पास कराएं, और उसको पास कराने के साथ ये इंश्योर कर लें कि 2029 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण जो है वो मिले, वो लोकसभा में भी विधानसभा में। सरकार को इसका एक स्ट्रेटेजी ये भी है कि कई राज्यों के चुनाव जो हैं वो लोकसभा के चुनाव के साथ होते हैं, जिनमें उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, अन्य छोटे राज्य हैं जिनमें चुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ होते हैं विधानसभा के। तो उसके फायदे सरकार को नजर आते हैं, और सरकार इस स्ट्रेटेजी पे काम कर रही है क्योंकि विपक्ष के अंदर एकजुटता दिख नहीं रही है, और इसका फायदा जाहिर तौर पे सरकार उठाएगी। राजनीति है, राजनीति में ये सब चलता है और जायज मानकर चला जाता है। अच्छा, राजदीप सर, जब बात हो रही है कि टीएमसी के सांसदों के बागी होने की और उनके दूर जाने की सबसे, तो क्या सरकार जो 5-6 का नंबर अभी मेंटेन कर पा रही है, क्या उसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है? क्योंकि मैं टीएमसी के कुछ नेताओं से बात कर रहा था, तो वो अभी भी इस कोशिश में लगे हुए हैं कि जो बागी 20 हैं, तो बागी 20 में से 2-4 को हमारे यहाँ बनारस में कहते हैं कपट लेना, मतलब खींच लेना। 2-4 को वोटिंग के समय थोड़ा खींच के रखा जाए, उनपे थोड़ा सा कृपा दृष्टि बरसाई जाए, ताकि वो नंबर गेम में सरकार के साथ खड़े होते हुए ना दिखे। देखिए, मुझे तो लगता है उसके विपरीत होगा। आज की तारीख में 20 लोग हैं जो तृणमूल कांग्रेस छोड़कर एक क्या नेशनलिस्ट सिटीजनशिप पार्टी ऑफ इंडिया उन्होंने बनाई है। नहीं, ज्वाइन की है सर। सॉरी, पार्टी ज्वाइन की है, पार्टी पहले भी थी। अरे आप देखिए सिद्धार्थ भाई, अब ये नेशनलिस्ट सिटीजनशिप पार्टी ऑफ इंडिया कहां से आई, कैसे आई, लेकिन बनी है। ज्वाइन की वो बात अलग है। स्पीकर तो स्वीकृति दे देंगे। 20 है, 28 में से हो सकता है और 1-2 आ जाए सरकार की तरफ, 22 हो जाए, 22-23 हो जाए धीरे धीरे। तो अगर 22-23 हो जाए तो तृणमूल कांग्रेस के 22-23 हो गए, शिवसेना यूबीटी के तो 6 ही हो गए। अब सरकार की रणनीति ये है, जो मेरी जानकारी है, उन्होंने शरद पवार और सुनेत्रा पवार के बीच में कोई सुलह हो जाए, अच्छा, वो महाराष्ट्र में मर्ज कर जाए, एक साथ आ जाए और एनडीए के एलाय बन जाए। तो मुझे लगता है 8 + 1 9 हो जाएंगे। 8 शरद पवार गुट के हैं और 1 मुझे लगता है या 7 शरद पवार के हैं और 1 अजीत पवार गुट के हैं, तो 8 और आपके बढ़ जाएंगे। डीएमके की जहां तक बात है, डीएमके के सामने थोड़ी बहुत दुविधा है। देखिए, डीएमके चाहती है कि वो अब कांग्रेस के साथ उनका जो एक विश्वासघात हुआ है, वो एक तरह से गुस्से में है। लेकिन गुस्सा एक तरफ, क्या डीएमके पूरी तरह से एक ऐसे बिल पर जिसको आपने 2 महीने पहले कट्टर विरोधी किसी ने की थी, वो तो स्टालिन ने की थी, उन्होंने तो मोर्चा उठाया था। अभी आप दिखा रहे हैं, उन्होंने तो इस बिल को जलाया था तब। तो अब सरकार ये 50% का जो कि हर राज्य के सीट 50% से बढ़ेंगे, उसके बाद क्या डीएमके संतुष्ट होगी? अगर संतुष्ट हो जाए तो फिर बात बन जाएगी तुरंत सरकार की। और लगता है सरकार इतनी कोशिश कर रही है और पूरा ताकत लगाई है। मेरी जो जानकारी है, कुछ कांग्रेस सांसदों से भी बात हो रही है कि आप अब्स्टेन हो जाइए। ओके, देखिए, ये सरकार जो है साम दाम दंड भेद। हिमांशु तो कहते हैं राजनीति में कुछ भी हो सकता है। सही है हिमांशु बाबू की बात सही है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह से कोई किसी व्यक्ति के पास कोई ईडी केस है, मैंने सुना एक कांग्रेस नेता है जिसके एक सांसद है जिसके खिलाफ एक ईडी केस चल रही है, उसे कहा गया है डोंट वरी, ये केस हम स्लो डाउन करेंगे,
आप हो सके तो अब्सटेन करिए। देखिए राजदीप सर मैं आपको टोकूंगा, हिमांशु भाई चाय पी रहे थे, बहुत बड़ा घूंट उन्होंने गटक लिया, आपको गलती से बाबू कहते हुए सुन लिया उन्होंने खुद के लोग। अरे क्या उसमें क्या है, हिमांशु बाबू कह दिए, हिमांशु भाई कहूँ बाबू कहूँ, हिमांशु जैसे मैंने कहा एक ना एक दिन आज तक के एडिटर बनने वाले हैं। आज जो सरकार की इतनी जानकारी रखते हैं, जो अमित शाह जी को इतनी अच्छी तरह से जानते हैं, वो एडिटर क्यों नहीं बनेंगे? सर मैं अपने आप को खुद बहुत अच्छी तरीके से नहीं जानता, मैं गृह मंत्री अमित शाह को कैसे जानूंगा। दूसरी चीज, ठीक आपका इतना प्यार जो मुझ पे बरस रहा है, मुझे बार बार ये डाउट हो रहा है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि आप आज शहद लगाए छुरी नहीं छुरा लेके आए हैं, जो मेरे पेट में हल्का हल्का दे रहे हैं। वैसे तो मेरा वजन बहुत ज्यादा है, शायद छुरी से काम ना चले, इसलिए आप छुरा लेके आए हैं, और शहद भी लगा हुआ है, और वो जा भी अंदर मीठे मीठे तरीके से रहा है। बाद में पता चलेगा कि क्यों इतनी तारीफ की। ये अजीब सा गैंग्स ऑफ वासेपुर चल रहा है आप लोगों के बीच में। देखिए सरकार में कुछ नहीं, इसी तरह से सरकार के कुछ लोग हैं जो मीठी छुरी लगा रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन अपनी तरफ किस तरह से खींच सकते हैं। सरकार छोटे दलों से बात कर रही है, जेएमएम जैसे दल से बात की है, ताकि सरकार नहीं। देखिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जिंदगी में पहली बार, जो इतने साल वो गुजरात में थे, 12 साल गुजरात में और अब 12 साल होने वाले हैं केंद्र में, 24 सालों में कभी भी किसी भी ना विधानसभा में ना लोकसभा में उन्होंने हार झेली थी पार्लियामेंट के फ्लोर पर। पहली बार अप्रैल के महीने में उन्होंने हार झेली थी, और वो भूलते नहीं है। मैं जानता हूं वो भूलते नहीं है कोई चीज। तो वो चाहते हैं इस बार कोई भी डाउट नहीं हो। निशिकांत दुबे को लगाया गया है, अनुराग ठाकुर को लगाया गया है, श्रीकांत शिंदे को लगाया गया था, इन सबको कहा गया है, जितनी आप प्रफुल्ल पटेल को लगाया गया है ये इस एनसीपी मामले पर। एनसीपी में सुलह करवाइए, दोनों गुट को एक साथ लाइए और एनडीए का एलाई बन जाइए और आपको कैबिनेट मंत्री पद मिलेगा। ये भी कहा गया है 2 मिलेंगे, एक अजीत पवार गुट से होगा, एक शरद पवार गुट से होगा, और आप दोनों को कैबिनेट पद मिलेगा। तो वो अब कैबिनेट रिशफल क्यों नहीं हुआ? उसकी वजह है कि आपने एक स्वीट, क्या कहते हैं, मिठाई छोड़ी है टेबल पर, थोड़ा गाजर हलवा छोड़ा है कि संसद मॉनसून सत्र के बाद अगर आप हमारी मदद करें इस परिसीमन बिल पास करने के लिए तो हम आपको मिठाई देंगे। मिठाई क्या होती है? आज 2 तरह की मिठाई होती है, या तो आपको ईडी या किसी से बचा देंगे, या आपको कोई मंत्री पद दे देंगे। तो क्या एक मिठाई 1 नेशन 1 इलेक्शन भी हो सकता है क्या हिमांशु भाई? नहीं, 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए और समय लगेगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन इतना आसान नहीं है। पहला टारगेट है परिसीमन, हिमांशु भाई करेक्ट कर सकते हैं, पहला टारगेट है डिलिमिटेशन बिल पास करना, उसके साथ साथ 33% विमेन्स रिजर्वेशन, फिर 1 नेशन 1 इलेक्शन पर बाद में चर्चा होगी, क्योंकि 1 नेशन 1 इलेक्शन पर सब लोग अभी तक सहमत नहीं है। सो सरकार बड़ी सोच समझ कर जा रही है कि इस मॉनसून सत्र में डिलिमिटेशन पास करें, क्योंकि वो बहुत बड़ा बिल है। उसके जरिए आप देश का नक्शा बदलेंगे और 2029 के चुनाव में जाएंगे और कहेंगे कि हमने 33% रिजर्वेशन लाया। और आप जानते हैं असम में क्या हुआ डिलिमिटेशन के बाद, किस तरह के कॉन्स्टिट्यूंसी का चेहरा बदल गया और किसको उसका फायदा हुआ। तो सरकार बड़ी सोच समझकर इस बार जा रही है। और विपक्ष, जैसे हिमांशु बाबू की बात बिल्कुल सही है कि इस बार विपक्ष बिल्कुल बिखरा हुआ है। लास्ट टाइम मोमेंटम विपक्ष के पास था, पर बंगाल के हार के बाद, डीएमके के हार के बाद आम आदमी पार्टी टूट गया है, शिवसेना यूबीटी टूट गया है, विपक्ष बिखरा हुआ नजर आता है, डिमोरलाइज्ड है। उसका सरकार पूरा फायदा उठाना चाहती है, और मुझे लगता है कि अगस्त के महीने में डिलिमिटेशन सरकार पूरी मशक्कत करेगी इसे पास करने के लिए, जैसे हिमांशु भाई ने किया। राजनीति में होता है, कुछ भी करिए जी हिमांशु, तोड़ दीजिए पार्टियों को। राजदीप जी मुझ पे टारगेट कर रहे हैं सिद्धांत कि राजनीति में कुछ भी होता है। मैंने ये कहा राजनीति में एक जैसे कहते हैं ना, सब कुछ जायज सा लगता है, सब कुछ जायज है प्यार और युद्ध में ऑल। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं इस चीज को आप समझिए। राजनीति में कोई भी पार्टी जो शुचिता की बात करती है ठीक है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है, उनको लगता है कि ये बिल पास कराना है या फ्लोर पर आपको फ्लोर टेस्ट जीतना है, तो हर तरीके की संभव कोशिशें सभी तरफ से की जाती हैं, ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसलिए मैंने आपको कहा राजनीति में सब कुछ चलता है,
लेकिन राजनीति में जो राजनेता कहते हैं वो नहीं करते हैं, जो नहीं कहते वही करते हैं। डीएमके वाली मिठाई पे कमेंट कर दीजिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब वो, क्योंकि उनका कहना है डीएमके की मिठाई है, दो तरीके की मिठाई है, एक मंत्री केस या है, तो मंत्री पद, या फिर ये जो केसेस हैं। मैं आपको एक और चीज बताता हूं, इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि कई ऐसे बिल हुए हैं जिस पे एब्सटेन किया गया है। मैंने उसका जिक्र किया है आपको, चाहे बीजेडी ने एब्सटेन किया हो वक्फ बिल पर, या कई ऐसे बिल रहे जिस पर आम आदमी पार्टी ने 370 पे समर्थन दिया था। क्यों दिया था? अब उसका जवाब कोई नहीं देगा, क्योंकि देखिए हर राजनीतिक दल जब इस तरीके के बिल लाता है तो छोटे छोटे दलों से बातचीत करता है। अच्छा, आपकी कोई चीज है, इसको हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, ये तमाम चीजें होती हैं, हर सरकार में होती हैं, चाहे वो यूपीए हो, एनडीए हो, वाजपेयी सरकार हो, नरसिम्हा राव की सरकार हो, वीपी सिंह की सरकार हो, हर सरकार में इस तरीके की जोड़तोड़ होती ही है, इसको नकारा नहीं जा सकता। और इसीलिए सरकार की कोशिश है, डीएमके अगर वोट नहीं भी मतलब डीएमके पक्ष में वोट ना करे, अगर एब्सेंट भी कर गया तो उसके नंबर्स का फायदा सरकार को मिलेगा। एक बात उसका 2/3 आप माइनस कर दीजिए उसमें से। एक बात ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं राजदीप जी? नहीं, इसमें मिठाई आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। सिद्धार्थ ने पूछा कि मिठाई क्या मिलेगी। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है कि इसी वजह से इसलिए कह रहा हूं, देखिए डीएमके सरकार में तो नहीं आने वाली। नहीं, सरकार में नहीं आएगी, बाकी तो आ रहे हैं ना। वो जो एनसीपीआई है, अब काकोली घोष दस्तीदार सपने देख रही है कि वो मंत्री बनेगी। सुदीप बंदोपाध्याय चाहते हैं वो मंत्री बने, प्रफुल्ल पटेल चाहते हैं वो मंत्री बने, कुछ शरद पवार गुट के लोग हैं वो चाहते हैं मंत्री बने। ये पहले ही बताया, और इस चीज को हमने राजदीप जी मैंने रिपोर्ट किया था कि एनसीपी के कुछ सांसद जो शरद पवार गुट के हैं वो सुनेत्रा पवार के संपर्क में हैं। एक सेकंड हिमांशु भाई, एक सेकंड, गरारी मेरी अभी वहीं अटकी हुई है। डीएमके से कोई मंत्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है? नहीं तो मिठाई क्या मिलेगी? देखिए मुझे नहीं लगता डीएमके वालों को मिलेगा क्या? देखिए दो चीजें, इसका फायदा पॉलिटिकली, क्योंकि सरकार ये जानती है कि डीएमके की नाराजगी क्या है। उनकी नाराजगी है कांग्रेस, राहुल गांधी और कांग्रेस, कि आप टीवीके के साथ सरकार में चले गए, वहां आपने मंत्री पद ले लिया। यही नाराजगी है ना उनकी। चुनाव आपने हमारे साथ लड़ा, आपने 28 सीटें लड़ी और 5 जीते, ये भी एक नाराजगी है। आप हमारे साथ इंडिया ब्लॉक में हैं, आप रहिए, आप टीवीके के साथ सत्ता के लिए चले गए, जो नई पार्टी आई है, आप भविष्य देख रहे हैं, आपको लगता है तो वो नाराजगी, और ये नाराजगी तो डीएमके ने जाहिर की है, तो कोई भी रूलिंग पार्टी उसका फायदा जरूर उठाएगी ना। अच्छा, इसमें कोई आप और मैं ये नहीं कह सकते कि भाई राजनीति में ये मत करिए, ये अच्छा है ये बुरा है। उनको लगता है कि ये फूड जो है इसका फायदा हो सकता है। पहले संतरा जो है वो छिलका चढ़ा हुआ था, अब संतरा खुल गया है, फांके अलग अलग हो गई हैं, तो उसका फायदा जरूर खाने वाला उठाएगा। और संतरा तभी खाया जाता है जब वो उसकी परत खुल जाती है, उसका छिलका उतार दिया जाता है। अच्छा, इस सरकार के पास संतरों की पूरी बॉक्स खड़े हैं। नहीं खाने के लिए, लेकिन आपको छिलका उतारना पड़ेगा राजदीप जी। तो कुल मिलाकर सरकार का इस सेशन में नंबर 1 एजेंडा है परिसीमन बिल। बाकी सब चीजों में वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है, लेकिन इस बिल को, क्योंकि ये तो नहले पे दहला हुआ ना, 3 महीने पहले अमित शाह और नरेंद्र मोदी को अपनी जिंदगी में पहली बार संसद के फ्लोर पर हार झेलनी पड़ी। तो गवर्नमेंट इज क्लियर, इस बार हम वो होने नहीं देंगे। विपक्ष ने गलतियां की है, हिमांशु जी की बात बिल्कुल सही है, मैं हिमांशु बाबू से बिल्कुल सहमत हूं आज कि कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती की। इतना प्यार बरसा रहे हैं ना, ये मुझे शक पैदा करता है। मैं प्यार नहीं, मैं सच्चाई कह रहा हूं। कांग्रेस ने बड़ी गलती की, मुझे लगता है कि डीएमके को इतने जल्दी का साथ छोड़कर, अगर वो टीवी के को समर्थन बाहर से देती तो कम से कम उनके पास एक विंडो होता कि आप कह सकते हैं हम बाहर से समर्थन दे रहे हैं क्योंकि हम तमिलनाडु में एक सरकार चाहते हैं। लेकिन आपने डीएमके को इस तरीके से छोड़ा कि राहुल गांधी ने स्टालिन से बात भी नहीं की। जब वो गिरीश चोडंकर और बाकी नेता कांग्रेस के विजय के घर पहुंच गए, इससे स्टालिन गुस्से में है और स्वाभाविक है। आप चुनाव उनके साथ लड़ते हैं, चुनाव के एक दिन बाद आप विजय के साथ चले जाते हैं, तो वो गुस्सा किस तरह से प्रतीक होगा।
वो आसान नहीं है। डीएमके के कुछ लोग अभी भी मुझे कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं है कि हम तुरंत मान ले कि हम। उसका कारण ये भी है ना राजदीप जी, जो महाराष्ट्र में घटित हुआ था, चुनाव लड़ा उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई, तो वो पॉलिटिक्स में परसेप्शन ही तो है ना कि आप मेरे साथ थे, साथ छोड़ के दूसरी तरफ कैसे जाएंगे। नहीं, बिल्कुल ये धोखेबाजी है। आप अगर यही तो इसका नुकसान किसको होगा? सर देखिए, इसमें मुझे लगता है कांग्रेस ने गलती की, कांग्रेस का नुकसान होगा इससे। कांग्रेस ने बड़ी तस्वीर नहीं देखी। वो केवल चाहते थे कि इतने सालों से हम सत्ता में नहीं रहे, तमिलनाडु में 50 साल से कम ये मौका मिल रहा है। तो तमिलनाडु की राजनीति के लिए आपने अपनी केंद्र राजनीति को सैक्रिफाइस किया, और यही एडवांटेज बीजेपी पूरी तरह से लेगी। और मुझे लगता है कि कांग्रेस को सोचना पड़ेगा अगली बार कि अगर तुम शॉर्ट टर्म की राजनीति करोगे तो आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा। ये डिलिमिटेशन बिल आप मान लीजिए, हिमांशु माने या ना माने, ये देश का नक्शा बदलने वाला है। नहीं तो डिलिमिटेशन से तो देश का नक्शा बदलने वाला नहीं, देखिए देश का नक्शा नहीं बदलेगा, नक्शा जो है वो लोकसभा की सीटों का बदलेगा। लोकसभा राजनीति का, चलो नंबर ऑफ सीट पकड़ लिया मालिक। अरे देश की राजनीति का नक्शा बदलेगा। देश की राजनीति का। और सबसे बड़ी बात है, देखिए एक चीज राजदीप जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो सरकार होती है वो डिलिमिटेशन अपने हिसाब से कराना चाहती है। 2008 में भी हुआ था। और एक बड़ा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, जब जम्मू कश्मीर के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया गया वहां 2019 में, उसके बाद जब डिलिमिटेशन हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेता नाराज थे वहां कि डिलिमिटेशन उनके हिसाब से नहीं हुआ। डिलिमिटेशन हुआ और उनका ये था, उनका कहना है कि जम्मू डिवीजन में सीटें बढ़नी चाहिए थी, कश्मीर डिवीजन में नहीं बढ़ रही। हाँ, उनका ये कहना था, जबकि इसके उल्टा हुआ था। खुश नहीं थे उससे। नहीं, सवाल ये है इस बार क्या प्रॉब्लम हुई है, दक्षिण के राज्यों की है। दक्षिण के राज्यों में, और मेरी जो जानकारी है, एक कोशिश होगी सभी दक्षिण के नेताओं को एक साथ करके एक मीटिंग करने कि कम से कम दक्षिण के राज्यों को कोई नुकसान ना पहुंचे। अब इनका कहना है कि हमारी जो पॉपुलेशन जनसंख्या है वो इतनी बड़ी नहीं है जितने हिंदी भाषिक राज्यों में बड़ी है। उनका यह भी कहना है कि ये फॉर्मूला केवल 50% तक सीमित मत रखिए। रेवंत रेड्डी एक फॉर्मूला लेकर आ रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं केवल ये 50% से नहीं चलेगा, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ देखिए, जो हमारी आर्थिक वृद्धि हुई है उसको भी इसमें शामिल कीजिए और हमें ऐसी सीटें दीजिए ताकि हमें लगे कि हमें एक एडवांटेज मिल रहा है। अब सरकार को थोड़ा सलाह मशवरा उन राज्यों से भी करना पड़ेगा, खास करके जिसमें डीएमके है, क्योंकि उनके 22 सांसद हैं। एक छोटा सा सवाल है, हम लोग वोटिंग में कौन किसके फेवर में बात करेगा, कौन किसके फेवर में वोट नहीं करेगा, कौन वोटिंग से बाहर रहने वाला, इस पे बात कर चुके हैं। ललित मोदी का एक इंटरव्यू का हिस्सा बड़ा वायरल है। उन्होंने कहा बीसीसीआई के लिए वोटिंग हो रही थी साहब, तो बहुत सारे लोगों के चार्टर्ड प्लेन घुमवा दिए गए, मतलब डाइवर्ट कर दिए गए इधर उधर। ये ललित मोदी की बात की है, 2004-5 का है, 5 की बात है। और ललित मोदी ने कहा कि बीसीसीआई की पोलिंग वोटिंग हो रही थी, चार्टर प्लेन घुमवा दिए गए। एक तो पहले राजीव से इसका किस्सा जरूर बताइएगा आप, और आप भी बताइएगा कि प्लीज क्या ऐसा संसद में भी हो सकता है? ये होता है, ये बहुत बार होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी राजदीप जी पहले बोल दें फिर मैं बोल देता हूं। जी राजदीप सर बताइए। देखिए, ये 2005 का वो चुनाव था जिसका जिक्र ललित मोदी कर रहे हैं। शरद पवार 1 या 2 वोट से हारे थे मुझे लगता है उस समय। जगमोहन दालमिया का कैंप एक तरफ था, शरद पवार दूसरी तरफ थे। फिर वो मंत्री बन गए और अगले चुनाव जीत गए, और फिर बीसीसीआई के अध्यक्ष एक बार फिर बन गए, और फिर आईसीसी के अध्यक्ष बन गए। पर चार्टर्ड प्लेन की बात आप कर रहे हैं, आप जानते हैं कितने 15-20 दिनों पहले जब ये शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद छोड़कर शिवसेना में शामिल हुए, हर एक सांसद के लिए एक चार्टर्ड प्लेन थी अलग सी, और अलग अलग जगहों से जा रही थी ताकि लोगों को पता नहीं चले कि क्या हो रहा है। कोई औरंगाबाद से टेक ऑफ कर रहा था, कोई पुणे से कर रहा था, कोई मुंबई से, कोई जयपुर चला गया। और ये एक व्यक्ति को इस पूरा जो चार्टर्ड प्लेन का जो प्रोग्राम था, एक बिजनेसमैन है दिल्ली बेस्ड, और वो शिवसेना से अब जुड़ गया है, उसको इंचार्ज बनाया गया, कोऑर्डिनेटर। हाँ, उनको इंचार्ज बनाया गया, इसका उनका इंचार्ज बनाया गया। चार्टर्ड प्लेन कैसे तैयार करें, तो हमारे पॉलिटिशियन को आजकल चार्टर्ड प्लेन कैसे चुनाव के टाइम पर क्या करना है उसके लिए वो मास्टर बन गए हैं।
और हिमांशु जी कहेंगे ये भी सही है, क्या गलत है? ये चार्टर्ड प्लेन के लिए इतने पैसे कहाँ से आते हैं? अरे उन्होंने कुछ कहा भी नहीं अभी तक। से आते हैं चार्टर्ड? अभी मुझसे कहलाना चाहते हैं, दिक्कत ये है। अच्छा, ये वही जिनके बारे में मैं एक और चीज बोलता हूं, मैं आपको एक और चीज बताता हूं। राजदीप जी बताएं कि प्रेस क्लब का चुनाव कैसे होता है। क्या? एक सेकंड, अरे मैं आपसे सही कह रहा हूं, आप मेरी बात सुनिए। अच्छा आप बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन के चुनाव हुए, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव हुए, क्या उसमें एक्स एमपीज को यहां पर फ्लाइट होटल देके नहीं बुलाया गया? बुलाया गया था। ये मैंने भी स्टोरी की है, आपने अपने शो में शायद चलाई या नहीं चलाई, इसको तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने स्टोरी की थी कि किस तरीके से कैंप बन गए थे, किस तरीके से लोगों को बुलाया जा रहा था। जो मेंबर थे, 1295 मेंबर थे साहब, तो जो एक्स एमपी हैं उनको भी बुलाया गया, आइए चुनाव में वोट कीजिए। तो चुनाव जहां होता है वहां इस तरीके की चीजें होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है राजदीप जी। फिर मैं आपको एक और चीज बताता हूं। आप 370 का धारा 370 जब हटाई गई 2019 में 5 अगस्त को जी, तो अगले दिन जब उस पर चर्चा हो रही थी तो डेरेक ओब्रायन ने कहा कि हाँ, हम 6 या 7 सांसद थे जो कोलकाता से चले थे, ये कह के हमारी फ्लाइट दिल्ली उतारने की जगह उतारी गई चंडीगढ़ कि वेदर खराब है। कोई वेदर खराब नहीं था, उन्होंने कहा। तो ये होता है। एक और उदाहरण देता हूं आपको, कीर्ति आजाद। उन्होंने वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ डीडीसीए में पे सवाल खड़े किए हुए। उन्होंने कहा कि उनके लोग, उनकी टीम, कुछ लोग वहां पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं। पार्टी की वो एक काफी चर्चित मुद्दा था, बहुत चर्चित मुद्दा था, जिससे वो पार्टी से बाद में अलग भी हुए। उनको जोधपुर जाना था, मुझे याद है। जोधपुर की तब दिल्ली से एक ही फ्लाइट होती थी, वो भी जेट एयरवेज की। तो और अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, तो उन्होंने कहा कि मैं जोधपुर नहीं जाऊंगा, हो सकता है कल को कोई उस फ्लाइट को कैंसिल करा दे टेक्निकल आधार पर, और मैं जोधपुर से दिल्ली ना हो और प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर पाऊं। तो ये आज की घटना थोड़ी है राजदीप जी। आप कह रहे हैं एक, मैं बता देता हूं, आप मेरी बात सुनिए। कितने चार्टर उसमें यूज हुए? 2 औरंगाबाद से उड़े, एक अतुल निम्बालकर को लेके उड़ा, और एक संजय दीना पाटिल बॉम्बे से उड़े, और 4 सांसद और उड़े। और फिर वो यहां से एकनाथ शिंदे आए जयपुर होते हुए, यहाँ जयपुर होते हुए थे। उसके बाद कुछ सांसद जो हैं वाराणसी चले गए, कुछ अयोध्या चले गए, कुछ तिरुपति चले गए। यही है। तो ये तो राजनीति में जब आप हैं और रिसोर्स है तो इसमें यूज कर लिया किसी को, क्या है? मैंने हिमांशु बाबू आपसे पूछ रहा हूँ। अरे मैं आपको फिर मैं आपसे कहूंगा कि मैं आप पैसा कौन देता है? अरे मैं आपसे कह रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए। ये सब सही है, सब चंगासी। राजदीप जी मैं फिर आपसे कहूँ कि न्यूक्लियर डील पर जब विशेष सत्र था, फ्लोर पे टेस्ट हो रहा था, तब क्या हुआ था? फिर आप कहेंगे कि आप तब की बात कर रहे हैं। ये नहीं होता है। जब होते हैं, जो बेस्ट रिसोर्स होते हैं, उपलब्ध होते हैं, उसका उपयोग किया जाता है। बिल्कुल। कितने सांसदों ने उस टाइम एब्सटेंड किया था, कितनों ने क्रॉस वोट किया था, कैसे मुलायम सिंह के घर पे 24 पार्टी का एक अलायंस बना, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहने वाले थे कि हम इसके खिलाफ है, और फिर मुलायम सिंह जाके सोनिया गांधी से मिल लिए। ये तो जब राजनीति में ये सब होता है, मैंने पहले भी कहा, फ्लोर टेस्ट हो, कोई इंपॉर्टेंट बिल पास कराना हो सरकार को, तो ये सारे अंक गणित बिठाए ही जाते हैं। जी राजेश भाई, अगले टाइम पत्रकार होने के बजाय हम या तो चार्टर्ड ऑपरेटर हो जाए या रिसोर्ट ओनर। देखिए जब 2017 में अहमद पटेल और का गुजरात का राज्यसभा चुनाव हुआ था, तब सभी कांग्रेसी सांसदों को रिसोर्ट में रखा गया था, और वहां डीके शिव कुमार ने सभी इंतजाम किए थे उनके लिए। तो आज की राजनीति में 2 चीज, अगर अगली जन्म में हिमांशु ये सब छोड़ दे, पत्रकारिता, कॉर्नफॉल प्रेसिडेंट, या तो चार्टर्ड फ्लाइट की मैं इसी जन्म में छोड़ दूंगा सर। आप या तो रिसोर्ट शुरू करें। नहीं, मैं रिसोर्ट नहीं, ये बोल रहे हैं आज का आज छोड़ देंगे, आप रिसोर्ट दिलवाइए। नहीं, मैं रिसोर्ट की बात नहीं है, मैं बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूं। आप बताइए रिसोर्ट पॉलिटिक्स कब शुरू हुई? क्योंकि तो जब शंकर सिंह वाघेला पहला, तो उस वक्त जो बेस्ट रिसोर्सेज हो सकते थे उसका उपयोग हुआ। समय बदलता चला गया। मैंने आपको कई घटनाक्रम बता दिए। और एक और चीज देखिए आप, एक मिनट, अरे एक सेकंड सर, एक सेकंड और बताता हूं मैं आपको। गिरिधर गोमांग आए, मुख्यमंत्री बन चुके थे,
और वो नैतिकता के आधार पर नहीं दे सकते थे, लेकिन उन्होंने वोट दिया क्योंकि संविधान उनको अलाउ करता था। एक टीडीपी के एमपी थे एम जगन्नाथ, अच्छा, उनकी यरेन नायडू के साथ हाथापाई होती रही गैलरी के अंदर 2008 में। उन्होंने उनको पकड़ा और उनकी शर्ट एम जगन्नाथ की उनके हाथ में आ गई, स्लीव फट गया था। उन्होंने कांग्रेस को जाके वोट किया और 2009 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ा, जीते। मैं गलत कह रहा हूं कि राजदीप जी आप बताइए? ये जब होगा, फ्लोर मैनेजमेंट के लिए आपको करना ही पड़ता। मैंने अभी आपको कहा कि प्रेस क्लब का चुनाव कैसे होता है, एक सेकंड, प्रेस क्लब का चुनाव कैसे होता है? एनडीटीवी के उसमें कितने लोग मेंबर हैं, और हर प्रेस क्लब के चुनाव से पहले नए मेंबर बना दिए जाते हैं। तो जो नए मेंबर बना दिए जाते हैं उनको पैसे देके मेंबरशिप रिन्यू नहीं करानी, जो पुराना है उसको रिन्यू करानी है। और वहां पे वोट कितने पड़ते हैं आप मुझे बताइए सर। नहीं देखिए कितने मेंबर पे आज मैं आश्चर्य, मैं आंकड़ों पे बोल रहा हूं। एक मिनट सर, आप मुझे बात बोलने दीजिए। मैंने आश्चर्य होता है आंकड़ों का बोला कि हमारे हिमांशु बाबू अब प्रेस क्लब का चुनाव किसी एक पार्लियामेंट के फ्लोर ऑफ द नहीं पार्लियामेंट नहीं, आप छोड़िए ना, सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन का चुनाव बता दीजिए सर, एक मिनट, हाई कोर्ट का बार एसोसिएशन का चुनाव बताइए किस तरीके से सुन लेते। देखिए, शंकर सिंह वाघेला का जो बगावत हुई थी उसको मैंने कवर किया था। मुझे लगता है 1997, 96 और 97 की बात होगी। और उनको खाजुराहो, वो अपने एमएलए या जितने बागी बीजेपी के बागी थे वो ले गए थे उनको खाजुराहो, और वहां से उन्होंने ये पूरा अपनी बगावत की थी। मैंने उनके 1-2 महीने बाद वाजपेयी जी का इंटरव्यू किया था। वाजपेयी जी उस समय विपक्ष में थे, मुझे लगता है यूनाइटेड फ्रंट की सरकार तब तक बन गई थी। और वाजपेयी जी ने मुझे एक बात कही, 1-2 इंटरव्यू, उस इंटरव्यू में भी कही, एक और इंटरव्यू में भी कही, ये राजनीति जो हो रही है देश के लिए अच्छी राजनीति नहीं है। ये वाजपेयी जी ने मुझे कहा था। आज हिमांशु जी कह रहे हैं बिल्कुल सही है, राजनीति में सब कुछ हो सकता है। चार्टर्ड प्लेन करिए, रिसोर्ट करिए, लेन देन की राजनीति करिए, तोड़-फोड़ की राजनीति, ये तो 2014 के पहले ये लोग करते हैं। बीजेपी के पार्टी जहां चुनाव होगा, राजदीप जी ऑन रिकॉर्ड, जहां चुनाव होगा, जहां चुनाव होगा, सत्ता के लिए इस तरीके की चीजें होती हैं। मैंने आपको कहा, आप सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट का देखिए, जहां चुनाव होगा वहां इस तरीके के तंत्र का उपयोग होता है। इसको आप स्वीकार कर लीजिए। मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का भी बताया जहां पूर्व सांसद आए वोट करने, कहा था, उसके बारे में जिक्र कर रहा हूं। वाजपेयी जी जैसे नेता ने, आपको लगता होगा कि वाजपेयी जी इसीलिए इतने सफल प्रधानमंत्री शायद नहीं रहे। नहीं, एक और चीज आप बताइए, जब 1999 में उनकी सरकार एक वोट से गिरी, तब ममता बनर्जी ने उन्हें, ममता बनर्जी कह रहा हूं, माफ कीजिएगा, मायावती ने ये इंश्योर किया था कि हम एब्सटेन करेंगे जी। लेकिन शरद पवार ने उनसे बातचीत की मायावती से, और उनकी पार्टी ने वोट किया। गिरधर गोमांग ने आके वोट किया, एक वोट से सरकार गिर गई। तो जो फ्लोर मैनेजमेंट था वो मायावती से बात की गई थी। अगर उस फ्लोर मैनेजमेंट में कोई कमी रह गई, रिसोर्सेस में कोई कमी रह गई होगी, तो सरकार गिर गई। ये हुआ है, आज नहीं हुआ है, पहले भी हुआ है। मैंने ये नहीं कहा, मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा कि चार्टर्ड प्लेन नहीं होने चाहिए, होते हैं भाई। येदियुरप्पा के खिलाफ जनार्दन रेड्डी ब्रदर्स एमएलए लेके गोवा चले गए थे सर, अपनी पार्टी के खिलाफ। मैं तो एक बार मैंने तो पहले भी कहा है, आज अगर सरकार बचाने और गिराने के लिए उपयोग होता है। मैं एक बड़ी बात कहने जा रहा हूं, अगर महात्मा गांधी आज चुनाव लड़ते तो महात्मा गांधी जी शायद डिपॉजिट हारते, क्योंकि आज की तारीख में इसी तरह से राजनीति होती है। आज जैसे आप कह रहे हैं, कोई उसूल नहीं रह गए हैं। साम दाम दंड भेद की राजनीति कीजिए, पैसे की राजनीति कीजिए। वी हैव बिकम अ मनी क्रेसी, नॉट डेमोक्रेसी, मनी क्रेसी। और मेरे दोस्त हिमांशु सिंह, ये राजनीति में होता है, नहीं होता नहीं है। इसी तरह से कहा, जहां सत्ता होती है, जहां चुनाव होते हैं वह ये सब हो रहा है, ये किया जाता है, वैसा ये किया जाता है। वो कहीं भी हो, पार्लियामेंट का चुनाव हो, विधानसभा का हो, कॉर्पोरेटर का हो, प्रेस क्लब का हो, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का हो, बार एसोसिएशन का हो, साहित्यकारों का चुनाव हो, कहीं भी हो, आप देख लीजिएगा।
ये तो ट्रैक रिकॉर्ड है राजदीप सर, मैं इसमें कुछ नहीं कह रहा। मैं तो ये कह रहा हूं समय के साथ साथ रिसोर्सेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं वो होता है। पहले रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हुई, फिर चार्टर प्लेन का उपयोग होना शुरू हुआ। रेड्डी ब्रदर्स चार्टर प्लेन से ही लेके चले गए थे। फिर सरकार गिराने और बचाने के लिए, अपने विधायकों को बचाने के लिए भी लोग लेके जाते हैं चार्टर प्लेन से, और कुछ सरकार गिराने के लिए लेके जाते हैं। मैंने अशोक गहलोत ने किया था जब सचिन पायलट की एक तरह से बगावत हुई थी, सबको अशोक गहलोत भी इसी तरह से प्लेन में ले गए थे, उनको होटल में रखा था। ये सब होता है, मैं किसी पक्ष पर नहीं इल्जाम लगा रहा हूं। सचिन पायलट के खेमे के खुद विधायक खुद दिल्ली चले आए थे बहुत सारे एक साथ, बिल्कुल मानेसर में कई होटल में रहे थे। अर्जुन मुंडा अपने विधायकों को लेके राजस्थान के जयपुर के रिजॉर्ट और जब ये शिवसेना टूटी थी तो कितने सारे विधायक वहां जाके रिजॉर्ट में रुके थे। तो इसका अंत कुछ नहीं है, ये इसमें सही गलत की लाइन जो है ना वो बड़ी ब्लरी सी है। मैं आप दोनों ही लोगों से ब्लरी नहीं है, जहां जहां चुनाव होगा वहां वहां पैसे का उपयोग होता है। इसको राजदीप जी आज तो आप इसको सही और गलत के फाके बांट नहीं पाएंगे। नहीं, मैं बांट नहीं पा रहा। उसके नियम जो हैं चुनाव आयोग के, या जिन जो एडमिनिस्ट्रेटर बैठते हैं, इलेक्शन वहां रिटर्निंग ऑफिसर हैं, जो भी चुनाव कराते हैं, वो उस चीजों को, तथ्यों को देखें। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पे 1295 वोटर हैं, उनमें जो लिस्ट जारी की गई थी उसमें से 35 से ज्यादा सांसदों की डेथ हो चुकी थी। वो उस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के मतदाता सूची में था उनका नाम। तो ये जब चुनाव होगा और 2 सांसदों के बोगस वोट डाल दिए गए वहां, पूर्व सांसदों के, एक वीरेंद्र सिंह का जो चौधरी, मैं एक सवाल पूछ सकता हूं? विजेंद्र सिंह के बेटे हैं, और एक राजा राम से बीएसपी के, उनके वोट बोगस डाल दिए गए। बाद में उन वोटों को ये किया गया, टेंडर किया गया कि अगर हो तो ये टेंडर किया गया। तो आप ये होता है। एक आखिरी बात, मैंने जिंदगी में 2 बार मैं चुनाव जीता हूं। एक मेरे स्कूल में हाउस कैप्टन का चुनाव, क्योंकि दूसरी तरफ से मेरे खिलाफ कोई नहीं था, तो मुझे किसी पार्टी है कुछ पैसे नहीं बांटने पड़े, किसी को कुछ बख्शीश नहीं देनी पड़ी, निर्विवाद मैं चुनाव जीता। वो मैं स्कूल में था। दूसरी बार मुझे एडिटर्स गिल्ड का अध्यक्ष बनाया गया, तब कुलदीप नैयर जी ने मुझे नॉमिनेट किया, कोई चुनाव नहीं हुआ। तो मैंने कभी, इसीलिए मैं चुनाव नहीं लड़ता, ना ही मैं कॉर्फबॉल का अध्यक्ष हूं। अब हिमांशु जी बताएं, कॉर्फबॉल के अध्यक्ष का चुनाव वो लड़े या नहीं लड़े? नहीं, मैंने लड़ा। मैं तो, मेरे सामने भी कोई कैंडिडेट नहीं था। मैं आपको एक और चीज बताता हूं, मैं तो ये मान रहा हूं कि मैंने चुनाव लड़ा, मेरे सामने कोई कैंडिडेट नहीं था। दूसरा, क्योंकि राजदीप जी ने कहा उन्होंने 2 चुनाव, आपने उनको बिठाया, क्लास मॉनिटर का और एक एडिटर गिल्ड्स का। तो मैं अपनी बात, क्लास मॉनिटर नहीं, हाउस कैप्टन में, हाउस कैप्टन में, माफी हाउस कैप्टन में स्कूलों में तलवारें खींच जाती हैं। बिल्कुल, मैं उसके लिए कह देता हूं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा राजनीति जानता समझता नहीं, मैं तो राजदीप जी से सीखता रहा हूं और ये हमारे रोल मॉडल रहे हैं। तो जीवन के सारे क्षेत्रों में सारी सफलताएं अर्जित करने के बाद भी हर आदमी मरने से पहले राजनेता बनना चाहता है। तो वो मैं हूं, आप हों, राजदीप जी हों। राजदीप जी के पास 2 एक्सपीरियंस है, हमारे पास 1 है, आपके पास अभी नहीं होगा। लेकिन हर आदमी मरने से पहले राजनेता बनना चाहता है, चुनाव लड़ना चाहता है, चाहे वो हाउस कैप्टन का हो या एडिटर गिल्ड्स का हो या कॉर्फबॉल का हो या किसी का हो। इस उम्मीद के साथ कि राजदीप सर अपना अगला चुनाव जल्द जीतेंगे, और इस उम्मीद के साथ कि हिमांशु भाई भी अगला चुनाव जल्द जीतेंगे, और इस उम्मीद के साथ कि शायद मुझे कभी कोई चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा तो देखा जाएगा, क्या पता क्या करना है। इस उम्मीद के साथ, और इस उम्मीद के साथ कि देश में लोकतंत्र बचा रहेगा, संवाद जारी रहेगा। नेता नगरी का ये एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। आप लल्लन टॉप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।